Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st January 2026. So before I take up the first topic of the day, I would like to wish you all a very happy new year. I wish that this new year 2026 brings good health and grand success to you all. इस साल में आप सबको कामयाबी मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। चलिए बढ़ते हैं। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस में एकदम ब्रीफ में करूंगा। मुझे पता है आज सब आप लोग पार्टी के मूड में होंगे, पिकनिक के मूड में होंगे। ब्रीफ में करूंगा मैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाए और हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। वो पहले दिन ही ब्रेक लेना ठीक नहीं होता, इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी मैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ। You can download the PDF version of today's newspaper analysis also by clicking the link given in the comment section like you always do. चलिए these are the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. आज हर अखबार में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पहले ही पेज पे आया है, वो है अबाउट एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ वोडाफोन आइडिया इशू। तो क्या है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, टेलीकॉम कंपनियां जो हैं जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये कई सारी एक्टिविटीज करती हैं। उसमें से उनकी कुछ एक्टिविटी जो है वो कोर एक्टिविटीज में आएंगी, जैसे कि डेटा सर्विस प्रोवाइड करना, कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करना। बट उसके अलावा उनकी कई सारी अदर एक्टिविटीज भी हैं जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रेंट पे दे दिया उन्होंने, कंपनी का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन्होंने डिविडेंड के तौर पे अर्न किया, या उन्होंने कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको कहीं इन्वेस्ट किया था, वहां से उनको इंटरेस्ट के तौर पे इनकम हुआ। सो देयर आर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो जहां से टेलीकॉम कंपनियां रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं अपार्ट फ्रॉम कोर एक्टिविटीज। अब एक डिस्प्यूट हो गया भारत सरकार और टेलीकॉम कंपनीज के बीच में साल 2019 में कि टेलीकॉम कंपनियों का जो रेवेन्यू होगा, जिसको कहा जाता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वो रेवेन्यू क्या सिर्फ कोर एक्टिविटी से आने वाले पैसे को माना जाएगा या टोटल कोर एंड नॉन कोर दोनों एक्टिविटी से आने वाले पैसे को माना जाएगा। ये डेफिनेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि जो भी रेवेन्यू होती है टेलीकॉम कंपनीज की, उस रेवेन्यू के ऊपर ही उनको सरकार को लाइसेंस फी देना होता है, या जो भी स्पेक्ट्रम एलोकेट किया है सरकार ने इन टेलीकॉम कंपनियों को, उसके यूजर चार्जेस देने होते हैं। तो मान लीजिए कि कोर एक्टिविटी से एयरटेल को कमाई हुई 800 करोड़, नॉन कोर एक्टिविटी से 400 करोड़ और की कमाई हुई। तो अब 800 करोड़ के ऊपर वो लाइसेंस फी भरेंगे एंड स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस भरेंगे, या 1200 करोड़ के ऊपर भरेंगे, दैट वाज द क्वेश्चन। यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर उनको भरना है लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस। बट व्हाट विल बी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, दैट became a disputed issue between government of India and telecom companies. Telecom companies of course कह रहे थे कि adjusted gross revenue should include the revenue generated by telecom companies through core activities, जबकि गवर्नमेंट का कहना था कि नो, adjusted gross revenue should include both core as well as non-core activities. यानी कि all the revenues generated by these telecom companies should be considered as adjusted gross revenue, जिसके ऊपर इन कंपनियों को अपना लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस देना चाहिए। फिर ये मामला जब भारत सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच में डिस्प्यूटेड हुआ तो इट वाज टेकन अप इन सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के ही डेफिनेशन को स्टिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार का डेफिनेशन ही माना जाएगा, एंड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फॉर टेलीकॉम कंपनीज विल बी रेवेन्यूज जनरेटिंग फ्रॉम कोर एज वेल एज नॉन कोर एक्टिविटीज। तो इस कारण से सारी की सारी जो टेलीकॉम कंपनियां थी भारत में, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, इन सब के ऊपर अब थोड़े से ड्यूज बन गए, क्योंकि उन्होंने कई सालों से जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं उसको एक्सक्लूड करके उन्होंने अपने लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस दिए थे। यानी कि उन्होंने पुराने अपने हिसाब से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का डेफिनेशन लेकर के उस पर उन्होंने ये सब चार्जेस दिए थे सरकार को। अब नया डेफिनेशन के हिसाब से इन सारी कंपनियों के ऊपर ड्यूज हो गया कि अब आपको इतना पैसा और देना है एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब जियो एंड एयरटेल ने तो धीरे धीरे करके पैसा चुका दिया, बट वोडाफोन आइडिया, ये जो टेलीकॉम कंपनी है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे भी काफ़ी ख़राब थी।
फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब थी, तो इसके ऊपर जो एजीआर रिलेटेड ड्यूज़ थे, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू रिलेटेड ड्यूज़ थे, वो काफ़ी लंबे समय से आउटस्टैंडिंग थे, टू द ट्यून ऑफ अबाउट 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को लगभग देना है भारत सरकार को, वो ड्यूज़ के तौर पे। वोडाफोन आइडिया ऑफ कोर्स दे नहीं पा रही, तो भारत सरकार ने पहले वोडाफोन आइडिया को रिलीफ पहुंचाते हुए उन्होंने पहला एक्शन ये लिया कि भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर 49% स्टेक खुद रख लिए। बोले ठीक है, आप ड्यूज नहीं दे पा रहे तो आपके ड्यूज को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इक्विटी, जस्ट टू रिलीव दैट कंपनी। बट जो भी बचा हुआ आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी वोडाफोन आइडिया नहीं दे पा रहा है। उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है कि भारत सरकार ने 5 साल का और टाइम दे दिया है। वोडाफोन आइडिया को साल 2026 से पेमेंट करना शुरू करना था आज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। उनको पार्ट बाय पार्ट करके अपने 87,000 करोड़ का एजीआर ड्यूज पेमेंट करना था, लेकिन वोडाफोन आइडिया इज स्टिल नॉट इन राइट फाइनेंशियल पोजीशन टू पे बैक इट्स ड्यूज, तो 5 साल का और टाइम दे दिया गया है। अब 2031 से वोडाफोन आइडिया अपना पेमेंट करना शुरू करेगा एजीआर ड्यूज का 10 साल के विंडो में। 2031 से लेकर के 2040 तक में धीरे धीरे करके वोडाफोन को अलाउ किया गया है कि वो अपने एजीआर ड्यूज को पे करे। भारत सरकार इतनी सहूलियत इसलिए दे रही है वोडाफोन आइडिया को क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती कि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाए इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, जब तक किसी भी सेक्टर में कंपटीशन बना रहता है, 4-5 प्लेयर्स रहते हैं सर्विस प्रोवाइडर, हेल्दी कंपटीशन बना रहता है, तब तक वहां पे बेहतर सर्विसेज मिलते हैं टू द कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। लेकिन जैसे ही लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स हो जाएंगे, मोनोपोली या ड्यूओपोली हो जाएगी किसी भी सेक्टर में, तब फिर वहां पे कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है पॉसिबली बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ये किसी भी सेक्टर के लिए वैलिड है, इंक्लूडिंग टेलीकॉम सेक्टर। अभी हमने जैसे देखा कि एविएशन सेक्टर में है तो वैसे बहुत सारी कंपनियां, बट प्रैक्टिकली इंडिगो 60% से भी ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडिगो वाज एबल टू exploit the condition and force the government to change its FDTL rules to some extent। तो मोनोपोली या ड्यूओपोली यानी कि एक प्लेयर या दो सर्विस प्रोवाइडर का डोमिनेंस किसी भी सेक्टर में ठीक है नहीं। अभी अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें हमारे देश में, तो इफेक्टिवली दो ही प्लेयर्स हैं, एयरटेल एंड जियो। बीएसएनएल है, बट बीएसएनएल इज नॉट अ वायबल कॉम्पिटिटर टू एयरटेल एंड जियो बिकॉज ऑफ इट्स सर्विसेज। तो भारत सरकार नहीं चाहती कि जो तीसरा कम से कम एक कॉम्पिटिटर है, नाम का भी जिंदा है, वोडाफोन आइडिया, ये बंद हो जाए। वोडाफोन आइडिया वैसे भी दोनों अलग अलग कंपनियां थी, बहुत स्ट्रेस में थी, तो दोनों एक साथ आई पहले, वोडाफोन एंड आइडिया, एंड स्टिल दे आर अंडर ह्यूज स्ट्रेस। तो भारत सरकार ने 49% स्टेक खरीदा। अभी भी दे आर नॉट एबल टू पे देयर एजीआर ड्यूज, तो भारत सरकार इसको बंद करने के बजाय 5 साल का और विंडो दे दिया है, रिलीफ दे दिया है, ताकि ये अपने ड्यूज को पे कर पाए और मार्केट में बने रहें, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे टेलीकॉम सेक्टर में, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट जो है होल्ड हो पाए। अदरवाइज मोनोपोली या ड्यूओपोली की सिचुएशन होगी, जियो और एयरटेल ही अगर दो इफेक्टिव प्लेयर बच जाएंगे तो फिर कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। दे माइट बी रिक्वायर्ड टू पे एग्जॉर्बिटेंट फीस फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दीज कंपनीज। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार जैसे भी हो वोडाफोन आइडिया को जिंदा रखना चाह रही है, इसलिए तमाम सहूलियत दे रही है। सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया इस टॉपिक से रिलेटेड। आज फर्स्ट डे को मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको दूंगा भी नहीं। Attempt this question if you want to, and you can submit the answer in the comment section. Next topic is about medicine nimesulide. Nimesulide drugs या medicine important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially with respect to health। तो न्यूज ये है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने न्यूमुसुलाइड नाम की मेडिसिन का ओरल फॉर्मुलेशन, यानी कि जो हम डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं, उसका ओरल फॉर्मुलेशन न्यूमुसुलाइड का 100 mg, जिसमें इमीडिएट रिलीज होता है उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसका, इस मेडिसिन को बैन कर दिया है फॉर सेफ्टी कंसर्न। तो याद रखना है, न्यूमुसुलाइड नाम के मेडिसिन 100 mg या अबोव डोजेज वाले जो ओरल तरीके से लिए जाते हैं, उसका इमीडिएट रिलीज, ओरल तरीके से भी लेने के बाद जो इमीडिएट रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर जाकर के, इस तरीके के मेडिसिन को बैन कर दिया है। अगर 100 mg से कम का डोजेज है तो उसको बैन नहीं किया है, या अगर
100 mg का डोजेज है, बट फिर भी बॉडी के अंदर जाकर के सस्टेन्ड या एक्सटेंडेड रिलीज होता है धीरे धीरे, तो उसको भी बैन नहीं किया है। एंड नॉन ओरल फॉर्मुलेशन जैसे कि जेल के फॉर्म में हो, क्रीम के फॉर्म में हो, तो उसको भी बैन नहीं किया है। 100 mg वाले को बैन किया या उससे ऊपर वाले को बैन किया जहां पे इमीडिएट इमेज रिलीज होता है, दैट टू टेकन इन ओरल फॉर्म। निमुसुलाइड है क्या? ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है विच इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। इसको क्यों बैन किया गया है 100 mg वाले को? क्योंकि पाया गया है कि इसके कारण लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है अमंग्स द पेशेंट्स, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको बैन किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने पावर का इस्तेमाल किया अंडर सेक्शन 26A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 टू पुट बैन ऑन ए मेडिसिन। तो किसी भी मेडिसिन को बैन करने के लिए इसी कानून का इस्तेमाल करती है हेल्थ मिनिस्ट्री, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। टॉपिक के बेसिस पे ये सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया बिकमिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। तो करंट न्यूज ये है कि साल 2024-25 में भारत चाइना से आगे निकल गया है इन राइस प्रोडक्शन। सो an estimate is that China produced about 145 million tons of rice in this time period, while India in the same time period produced about 149 million tons of rice. तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर देश बन गया है। एक नज़रिए से देखें तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है विच मस्ट बी सेलिब्रेटेड, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं। देखिए, राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और भारत के अंदर कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मेनली पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पे राइस नेचुरली सूट नहीं करता है ग्रो करना, येट वहां के फार्मर्स राइस ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ एमएसपी। राइस जो है उसका ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है एमएसपी पे, जितना चाहे उतना आप राइस बेच सकते हैं। दो ही क्रॉप्स हैं एमएसपी पे। आपको पता है एमएसपी में 22 या 23 ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको भारत सरकार प्रोक्योर करती है ऑन अ प्री अनाउंस्ड प्राइस, जिससे फार्मर्स को प्राइस इंश्योरेंस मिलता है उनके क्रॉप के लिए। मार्केट फेल हो गया तब भी फार्मर्स को एक तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन। ये है एमएसपी। अब एमएसपी में भी ये 22 तरीके के क्रॉप्स जो हैं, उनमें से दो ऐसे क्रॉप्स हैं राइस एंड व्हीट जिसपे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, मतलब जितना चाहे फार्मर्स उतना बेच सकता है। और यही कारण है कि फार्मर जो है पंजाब हरियाणा के, वो राबी सीजन में तो वीट ग्रो कर लेते हैं जो उनको नेचुरली सूट करता है, खारिफ सीजन में वो राइस ग्रो करते हैं, जबकि वहाँ नेचुरली सूट नहीं करता है राइस, क्योंकि वहाँ पे उतनी बारिश होती नहीं है। राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ट्रेडिशनली उसको नॉर्थ एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि आसाम या बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ ग्रो होना चाहिए था, इन पंजाब हरियाणा में भी ग्रो होता है। और इस कारण से हो क्या रहा है कि इन स्टेट्स के अंदर एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके, और इस कारण से वहाँ पे वाटर लेवल जो है वो सीवियरली डिक्लाइन कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुका है। राइस को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। देखिए, ये डाटा याद रखिएगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। सिंगल किलोग्राम ऑफ राइस कंज्यूम्स अबाउट 3000 to 4000 लीटर ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। और भारत के अंदर जो राइस ग्रो की जाती है उसमें जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें जनरली वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सो जो वर्ल्ड एवरेज है राइस प्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट, उसके मुकाबले भारत में राइस प्रोडक्शन के लिए 20 to 60% ज़्यादा वाटर चाहिए होता है ऑलरेडी। और पंजाब हरियाणा में नेचुरली उतनी बारिश नहीं होती है, फिर भी वहाँ पे राइस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे फार्मर्स। अब ओवरऑल हमारा देश बन तो गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस, बट क्या हमें राइस को इस लेवल पे ग्रो करते रहना चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन, बिकॉज इट इज गोइंग टू हैव ह्यूज नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जैसा कि मैंने आपको कारण बताया, मुख्य कारण राइस का इतना ज्यादा प्रोडक्शन, इवन इन दोज स्टेट्स वेयर इट इज नॉट अ सस्टेनेबल वे टू ग्रो राइस, पंजाब हरियाणा, वहां पे भी राइस ग्रो हो रहा है बिकॉज ऑफ एमएसपी। एंड फार्मर्स आर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल क्रॉप्स लाइक मिलेट्स एंड पल्सेस which require less water, which are also good for rejuvenating soil fertility, उनको रिप्लेस करके फार्मर्स राइस ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एमएसपी। सो एमएसपी का ये सबसे निगेटिव इम्पैक्ट हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है कि अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज बीइंग डन, स्पेशली दोज स्टेट्स लाइक पंजाब हरियाणा विच शुड नॉट ग्रो राइस, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग राइस।
मेकिंग इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ओवरऑल ये न्यूज़ पॉजिटिव लगता है, बट ग्राउंड लेवल पे इसके कई सारे नेगेटिव चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इंडियाज राइस एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन बूम्स ट्रिगर ऑफ ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन पंजाब एंड हरियाणा। जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोट किया जाना चाहिए, सिर्फ राइस या वीट पे हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ रीजन स्पेसिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिस रीजन को जो क्रॉप सूट करता है उसको वही ग्रो करना चाहिए। और यही कारण से हरियाणा सरकार ने लास्ट ईयर एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया, ये आप मेंस में अगेन लिख सकते हैं कि सरकार ने 17,500 रुपीज पर हेक्टेयर का सब्सिडी देना शुरू किया है टू इनकरेज फार्मर्स हु विल स्विच टू क्रॉप्स लाइक मिलेट्स विच रिक्वायर लेस वाटर। तो अगर आप मिलेट वगैरह या पल्सेस ग्रो करते हैं तो आपको सब्सिडी देगी सरकार पर हेक्टेयर के हिसाब से, ताकि सरकार नज करना चाहती है फार्मर्स को अवे फ्रॉम राइस टुवर्ड्स लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स and more soil friendly crops like millet and pulses। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यूपीएससी ने साल 2020 में प्रश्न पूछा था एमएसपी पे, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यूपीएससी ने साल 2018 में एमएसपी पे ये प्रश्न पूछा था मेंस में। आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो आज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आज चाहें तो आप मेंस का आंसर राइटिंग स्किप कर सकते हैं, फिर से कल से तो करना ही है, यू कैन स्किप इट टुडे। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ओजोन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये तो ठीक है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन अगर आता है तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फॉर एसिटाइल नाइट्रेट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से रिलेटेड तो सीधा सीधा प्रश्न था, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मीथेन गैस हाइड्रेट में केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, सो करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।